हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 14 फरवरी और शुरू करते हैं फिल्म स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर को लेकर है। अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं एस अब्दुल नजीर, उन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया। तब से ये विवाद खड़ा हो गया है। अब ये विवाद क्यों है? दरअसल ऐसा माना जाता है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक इंडिपेंडेंस, एक न्यूट्रलिटी, एक ऑब्जेक्टिव वर्डिक्ट उनसे एक्सपेक्ट करते हो। बट अगर वो किसी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए अगर वो गवर्नमेंट की किसी बात को मान लेते हैं या गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन लेने लगते हो, तब जो जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसका मतलब अगर कोई जज होता है जो किसी पोस्ट बेनिफिट के इंटरेस्ट में आकर गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन देने लगता है, तो वो फिर जो पूरी की पूरी जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, जो पूरा जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर वो वायलेट हो जाता है। तो इसी बात को लेके जो ऑपोजिशन है वो बार-बार मुद्दा उठा रही है कि क्यों इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे रिटायर हुआ उनके बाद उन्हें गवर्नर बनाया गया आंध्र प्रदेश का। तो इसे एक टाइप का पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट बताया जाता है, क्योंकि गवर्नर एक पॉलिटिकल पोस्ट है, जो कि जनरली जो गवर्नर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से इसका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। बट लॉफुली ऐसा कोई लॉ नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को पोस्ट रिटायरमेंट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए अप्लाई करने से मना करता हो, या फिर उन्हें कोई दूसरी अपॉइंटमेंट लेने से मना करता हो। ठीक है? बट एथिकली यहाँ पर आप इसे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आप एथिकली क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एक टाइप का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। लेट्स सपोज 2 साल का, जैसे कि हमारी लॉ कमीशन ने बोला है कि 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, पर ब्यूरोक्रेट के संदर्भ में बोली गई थी। बाकी जजेस के संदर्भ में भी ये बात बोली जाती है कि आपको भी एटलीस्ट 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लेना चाहिए, ताकि आपकी जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो इंटैक्ट रहे। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी थी। लॉफुली कोई गलत नहीं हुआ है, बट एथिकली हम इसको क्वेश्चन कर सकते हैं और बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा। अब अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें गवर्नर की, तो हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखने होंगे। आर्टिकल 153 क्या कहता है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होगा और सेम पर्सन 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए भी गवर्नर का रोल प्ले कर सकता है। और ये जो प्रोविजन है कि सेम पर्सन जो है वो 2 या 2 से अधिक स्टेट का गवर्नर का रोल प्ले कर सकता है, वो आया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1956 में जो आया था, उसने ये अलाउ किया था। उसके बाद आर्टिकल 155 क्या कहता है कि ये जो गवर्नर होंगे ये कौन अपॉइंट करेंगे? ये अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। बट यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट डायरेक्ट नहीं करता है। ये एड एंड एडवाइस क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जो कि पीएम लेड करते हैं। तो जब ये रिकमेंड करते हैं नाम को, तो प्रेसिडेंट उस नाम पर अपॉइंटमेंट देता है। तो अल्टीमेटली ये जो अपॉइंटमेंट होती है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अपॉइंट करती है। और इनका टेन्योर क्या होता है? इनका जो नॉर्मल टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, बट कभी भी ये रेजिग्नेशन के थ्रू अपना पोस्ट से रिजाइन कर सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट कभी भी इन्हें रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि ये जो अपॉइंटमेंट होती है ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के बेसिस पे होती है, मतलब जब भी प्रेसिडेंट चाहे तो इन्हें हटा सकते हैं। ठीक है? कोई ऐसा लॉ नहीं है, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है जो इन्हें टेन्योर की सेफ्टी देता हो। हालाँकि इनका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, उसमें भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है। अगर इनके क्वालिफिकेशन को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि गवर्नर को सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और उनकी जो एज है वो 35 से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होना चाहिए और ना ही कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनका होल्ड होना चाहिए। अब अगर इनके पावर की बात करें तो आर्टिकल 161 इन्हें पार्डनिंग पावर देता है, जैसे कि प्रेसिडेंट के पास में जो पार्डनिंग पावर है वो सेंट्रल लेजिस्लेशन में होता है। बट जो स्टेट के लॉज हैं उनमें पार्डनिंग पावर किसके पास होती है? गवर्नर के पास होती है। ठीक है? आर्टिकल 164 क्या बोलता है कि ये पावर देता है गवर्नर को कि सीएम को अपॉइंट कर सकते हैं और अदर मिनिस्टर सीएम के रिकमेंडेशन के आधार पर अपॉइंट हो सकते हैं। आर्टिकल 200 प्रोवाइड करता है कि वो किसी भी बिल को विथहोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर रिजर्व रख सकते हो बिल को प्रेसिडेंट की सहमति के लिए। आर्टिकल 213 गवर्नर को ऑर्डिनेंस का पावर देता है कि जब कोई असेंबली के दोनों हाउस या फिर एक भी हाउस अगर सेशन में नहीं होता है और कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है, तब वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं। तो यही बेसिक फैक्ट है। और गवर्नर हमेशा से हॉट टॉपिक रहा है पॉलिटी का, तो यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है बेसिक फैक्ट को लेकर। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर है। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ डील्स को अपनी हरी झंडी दी है, जो कि मर्जर एक्विजिशन से रिलेटेड थी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि ये जो अप्रूवल दिए गए थे, तो उस वक़्त कमीशन में 3 मेंबर का कोरम नहीं था। मतलब जैसे कि आपको पता है कि पार्लियामेंट जब फंक्शन करती है, तब मिनिमम कितने मेंबर का होना आवश्यक है? 110 मेंबर होना चाहिए पार्लियामेंट में, तभी जाके कोरम बैठता है। सेम कोरम का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में भी है। अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, कोई डील को आप अप्रूवल देते हो, तो कम से कम 3 मेंबर्स का होना आवश्यक है। बट जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके चेयरमैन रिटायर हो गए हैं और इसके बाद जो मेंबर्स की संख्या हो गई, वो 2 हो गई।
मतलब यहाँ 3 मेंबर का क्वोरम नहीं बैठता, पर उसके बावजूद कुछ डील्स को हरी झंडी दी गई। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो डील्स दी गई, ये इल्लीगल है, क्योंकि कॉम्पिटिशन एक्ट में साफ-साफ लिखा है कि किसी भी डिसीजन को देने के लिए एटलीस्ट 3 मेंबर होना आवश्यक है। बट कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया है, उसे लॉ मिनिस्ट्री ने हरी झंडी दे दी है। मतलब उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि किसी भी प्रकार का लॉ का वायलेशन नहीं हुआ है। क्योंकि जो सेक्शन 15 है कॉम्पिटिशन एक्ट का, वो साफ-साफ बोलता है कि कोई भी कमीशन का डिसीजन इनवैलिड नहीं होगा जस्ट बिकॉज़ कि उस वक़्त कोई वैकेंसी थी या फिर किसी प्रकार का डिफेक्ट था कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब अगर कोरम नहीं भी हुआ, फिर भी अगर कोई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है, तो भी वो डिसीजन जो है वो इनवैलिड नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ सेक्शन 50 में ये भी लिखा है कि अगर मान लो कोई प्रोसीजर में इर्रेगुलरिटीज़ होती भी है, तो भी उस डिसीजन के मेरिट को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, कि सिचुएशन ऐसी थी कि आपको डिसीजन देना था, क्योंकि आप डिसीजन नहीं दोगे तो क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जो हैं वो और ज़्यादा डिले होंगे, नुकसान इकोनॉमी को होगा। तो यहाँ पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है उसे प्रेफ़रेंस दी गई है कोरम के ऊपर। बट हमें यहाँ पे ये सोचना है कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर रही है चेयरपर्सन का और अदर मेंबर्स का? क्योंकि इससे जो स्पिरिट है उस बॉडी की वही लूज़ कर जाती है, वही वॉयलेट हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी भूमिका निभाना चाहिए और जल्दी से जल्दी ऐसी बॉडीज़ का जो कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, उनकी अपॉइंटमेंट इमीडिएट बेसिस पे होनी चाहिए। अगर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के एक्ट के बाद आई थी। इसका बेसिक सा एम ये है कि हमारे देश में जो कॉम्पिटिशन है उसको बढ़ावा देना, ताकि हमारे देश में मोनोपोली ना बन पाए कि एक ही कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है और वो अपने हिसाब से जो भी प्राइस चार्ज करना चाहती है, प्राइस चार्ज कर रही है। जैसे कि टेलीकॉम में भी अपना जो मेजर प्लेयर है, एक एयरटेल है, एक जियो है। कल से अगर जियो एयरटेल को भी एक्वायर कर लेती है, तो इससे हमारे देश में जो कॉम्पिटिशन होगा वो खत्म हो जाएगा। जियो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी टैरिफ चार्ज कर सकता है, तो वो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जो कॉम्पिटिशन होता है इकोनॉमी में, तो क्या होता है, इससे इनोवेशन आता है, ठीक है? इससे मार्केट प्राइस रियलाइज़ होती है, जो ट्रू वैल्यू होती है जो प्रोडक्ट की वो रियलाइज़ होती है, और ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट में होता है और लॉन्ग टर्म में जो इकोनॉमी को सस्टेन करता है। और अगर के कंपोज़िशन की बात करें, तो इस पर एक 6 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और एक चेयरपर्सन होंगे। मतलब टोटल 7 मेंबर बॉडी होगी ये, ताकि कॉम्पिटिशन को प्रमोट किया जा सके, कॉम्पिटिशन को सस्टेन किया जा सके, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है उसे इंश्योर किया जा सके। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ ग्रीन क्लोथिंग को लेकर है। अब ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो पार्लियामेंट में एक ब्लू जैकेट पहन के आए थे। इस जैकेट की खास बात ये थी कि ये जो जैकेट बनाई गई थी, ये बॉटल्स को, प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकिल करके बनाई गई थी। 28 बॉटल्स को रिसाइकिल किया गया था और इसे आईआईटी के स्टूडेंट्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। तो यहाँ पे मोदी जी का जो मेन मैसेज ये था कि हमें सस्टेनेबल क्लोथिंग की ओर ध्यान देना होगा अगर हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो। अब इस जैकेट को बनाया कैसे गया था? ये फाइबर और यार्न से बनी थी, जो कि पीईटी बॉटल्स, जो प्लास्टिक बॉटल्स को मेल्ट करके बनाया गया था। तो पूरी प्रोसेस क्या होती है कि सबसे पहले बॉटल्स को इकट्ठा किया जाता है और इसे ट्रांसपोर्ट करके एक जगह लाया जाता है, ठीक है? उसके बाद में इन्हें चॉप्ड अप किया जाता है, मतलब काटा जाता है छोटे-छोटे टुकड़ों में और फिर धोया जाता है, वॉश किया जाता है। इसके बाद इन्हें मेल्ट किया जाता है, ताकि ये थोड़ा-सा gooey टाइप का हो जाए और फिर इनका थ्रेड बनाया जाता है। फिर इस थ्रेड से कपड़ा बनाया जाता है और कंपनीज़ को बेच दिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि इस तरीके से जो हम कपड़े बनाते हैं, उसमें 90% जो हमारा वाटर है, वो बच जाता है और 50% हमारी एनर्जी बचती है। तो अगर हम कम कॉटन यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब कम पानी हम वेस्ट कर रहे हैं, कम पानी हम सिंचाई में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और जो टेक्सटाइल में जो मशीनरीज़ यूज़ होती हैं, उनकी भी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से अगर हम प्लास्टिक की बॉटल से अगर हम कपड़े बनाते हैं, तो वो हमारे लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, 90% हमारा पानी बचेगा और 50% हमारी एनर्जी बचेगी। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो फैशन इंडस्ट्री है, जो क्लॉथ बनाती है, वो कार्बन एमिशन में 10% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। क्योंकि 93 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है, वो वाटर एनुअली यूज़ करते हैं और जो कि बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर हमारे देश को हमें वाटर सिक्योरिटी देनी है, तो हमें सस्टेनेबल क्लोथिंग की ओर जाना होगा, ग्रीन क्लोथिंग को अडॉप्ट करना होगा। इसके अलावा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, ये पॉल्यूटिंग सेक्टर भी ज़्यादा है, क्योंकि 1.2 बिलियन टन्स का ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, वो टेक्सटाइल सेक्टर के द्वारा किया जाता है। तो अगर हम ग्रीन क्लोथिंग को अपनाते हैं, तो हम पॉल्यूशन भी कम कर लेंगे और हमारा जो वाटर कंजम्पशन है, वो भी कम हो जाएगा। बट ग्रीन क्लोथिंग के अपने चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक तो इसका जो रॉ मटेरियल है, वो कॉस्टली है, ठीक है? क्योंकि प्लास्टिक भी बनाना पड़ता है, ठीक है? उसके लिए भी बहुत सारा रॉ मटेरियल लगता है, तो उसकी कॉस्ट भी हाई होती है और इसके प्रोडक्शन कॉस्ट भी हाई है और जो टेक्नोलॉजी है, वो अभी न्यू है और कॉस्टली है कि हम एमएसएमई सेक्टर को प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लार्ज स्केल में कपड़े बनाना पड़ते हैं।
और इंडिया में जो फैशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रांड एसोसिएटेड है, मतलब अभी भी लोग ब्रांड से कपड़े खरीदते हैं। तो चूंकि वो लोग ऑलरेडी ब्रांड से एसोसिएटेड होते हैं, तो प्लास्टिक से बना हुआ कपड़ा या फिर ग्रीन क्लोथिंग को इतनी जल्दी मार्केट में एक्सेप्टेंस शायद ना मिले। तो ये चैलेंजेस हो गए ग्रीन क्लोथिंग को लेकर। बट ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे ई कॉमर्स बढ़ रहा है और जो हमारी जो डेमोग्राफिक्स है वो और ज्यादा यंगर होती जा रही है, तो हो सकता है कि ग्रीन क्लोथिंग को और ज्यादा एक अडॉप्टेशन मिल जाए, एक और ज्यादा उन्हें वेलकमिंग रिस्पॉन्स मिले हमारे यूथ के द्वारा ग्रीन क्लोथिंग को लेकर। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेने होंगे। एक तो इंसेंटिव्स देना पड़ेंगे ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो ग्रीन क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग को अपनाए। ठीक है, उसके बाद में जो कॉस्ट स्ट्रक्चर उसको रेशनलाइज करना चाहिए, टैक्स में उनको इंसेंटिव देना चाहिए। और सबसे बड़ा जो मैसेज है कि आपको पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा, पब्लिक को और उनके तरफ ग्रीन क्लोथिंग की ओर अगर उनको और इंक्लाइन करना है तो आपको बॉलीवुड है, स्पोर्ट्स है, उन लोगों को बोलना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करें, अपने मैसेज में उन्हें बताएं। और एक नेशन वाइड कैंपेन की आवश्यकता ताकि एक अवेयरनेस फैले। तो ग्रीन क्लोथिंग चूंकि मोदी जी ने खुद जैकेट पहनी, तो हो सकता है यूपीएससी पुलिस में पूछे कि ग्रीन क्लोथ क्या होते हैं या फिर इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने अपने प्लेन से पूछा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in recent past। तो ये जो रिकमेंडेशन है गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर, तो ये किस कमीशन ने दी थी? पहला है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966, सेकंड है राजा मन्नार कमेटी 1969, थर्ड है सरकारिया कमीशन 1983, फोर्थ है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000। तो इनमें से कौन सा ऐसा कमीशन है जिसने ये रिकमेंडेशन दिया था अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर को लेके कि जो गवर्नर है वो पर्टिकुलर स्टेट के बाहर का होना चाहिए और वो डिटेच फिगर होना चाहिए, मतलब कि वो ज्यादा पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड ना हो, ताकि जो गवर्नर है वो अपना न्यूट्रल होकर रोल प्ले कर सके, किसी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर ना कर सके। तो ये जो रिकमेंडेशन थी ये किसने दी थी? सरकारी कमीशन ने। तो आंसर क्या है इसका? सी। क्योंकि गवर्नर के रोल के लिए दो कमेटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो सरकारी कमीशन और एक पूंजी कमीशन। तो यूपीएससी इन दो कमीशन पर फोकस रखती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी, सरकारी कमीशन। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।